तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4 अप्रैल को आप लोगों को पेपर है। बिल्कुल समय नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा वो जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 4 अप्रैल को। ठीक है, और इन प्रश्नों को तो पहले आप लोगों को रट जाना है, नहीं रटना है तो एक बार आप लोगों को रिवाइज ही करके जाना है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परागण की परिभाषा लिखिए, पर परागण की विभिन्न विधियों को संक्षिप्त विवरण दीजिए और इसके महत्व को समझाइए। 6 नंबर के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही है, दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि परागण क्या होता है, पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण भी देखेंगे और इसके महत्व को भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहले डालेंगे परागण। परागण में लिखेंगे कि किसी पुष्प के परागकणों का उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। अब पर परागण की विधियां लिखेंगे, हेडिंग अब डालेंगे नेक्स्ट पर परागण की विधियां, और इसमें लिखेंगे कि पादपों में पर परागण कीटों, वायु, जल एवं जंतुओं द्वारा होता है, जो निम्न प्रकार से होता है। पहला, कीटों द्वारा परागण। ठीक है, कीटों द्वारा परागण कैसे होता है, तो कीटों को आकर्षित करने के लिए पादपों में विशेष युक्तियां जैसे पुष्पों का रंग हुआ, सुगंध हुआ, मकरंद हुआ आदि की उपस्थिति पाई जाती है और कीट परागित पुष्प बड़े ही आकर्षक एवं मकरंद युक्त होती हैं और इन पुष्पों के वर्तिकाग्र प्रायः चिपचिपे होते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे हुआ अंजीर, आक, साल्विया, पीपल आदि। ठीक है, और दूसरा है वायु द्वारा परागण। अनेक पादपों में वायु द्वारा परागण होता है और इसके लिए अनेक युक्तियां पाई जाती है, जैसे पुष्प प्राय छोटे और समूह में लगे होते हैं। इन पुष्पों में सुगंध, मकरंद और रंग का अभाव होता है और इनकी जो वर्तिकाग्र खुरदरे एवं चिपचिपे होते हैं। परागण हल्के और शुष्क होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं, इसके वायु द्वारा परागण होता है, जैसे गेहूं हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ आदि। ठीक है, तीसरा है जल द्वारा परागण। अब जल द्वारा परागण कैसे होता है, तो यह परागण जल में उगने वाले पादपों में पाया जाता है। जल परागण के लिए पुष्पों के परागकणों, वर्तिकाग्र आदि में अनेक अनुकूलन पाए जाते हैं। पुष्प रंगहीन, मकरंद और गंधहीन होते हैं और इसका घनत्व जो होता है अधिक होता है तथा यह संख्या में अधिक होते हैं और इससे परागण जल सतह पर तैरते हुए मादा पुष्प के संपर्क में आते हैं और परागकण वर्तिकाग्र द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। जैसे में आपका हुआ वेलेस्नेरिया हुआ, हाइड्रिला हुआ, सिटरोफिलम आदि। ठीक है, फिर चौथा है जंतु परागण। अब जंतु परागण क्या देख लेते हैं। तो जंतु परागण कुछ पादपों में परागण जैसे घोंघों, पक्षियों, चमगादड़ आदि की सहायता से होता है, जैसे में सेमल हुआ, कदम्ब हुआ, बिगोनिया हुआ, ये जंतु परागण है। ठीक है, देखिए पर परागण का महत्व बताना था, तो पर परागण का महत्व आपको हेडिंग डालना है। लिखेंगे पहला महत्व है कि पर परागण द्वारा पादपों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और दूसरा कि विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप पादपों में नई एवं उन्नत प्रजातियों विकसित होती हैं। अतः पर परागण जो होता है वो जैव विकास में सहायक होता है। और तीसरा है कि पर परागण के द्वारा स्वस्थ एवं रोग प्रतिरोधक पादप विकसित होते हैं। और चौथा है कि पर परागण के द्वारा बनने वाले बीज स्वस्थ संख्या में अधिक एवं अधिक जनन क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है जो कि आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न जो है कि आपको तैयार करके जाना है वो है प्रश्न यह कि अगर समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कह रहा है कि अगर कोई भी प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में अगर जोड़ा जाए तो उसके लिए तुल्य प्रतिरोध के लिए कौन सा सूत्र स्थापित, कैसे स्थापित करेंगे। तो उत्तर में देखिए सबसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम से लिखना पड़ेगा आप लोगों को कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम में संयोजन में अगर सभी प्रतिरोधकों के एक सिरे की एक साथ परिपथ के एक बिंदु ए पर तथा दूसरे सिरे को एक साथ बिंदु बी पर जोड़ा जाता है और इस प्रकार संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध को 2 उभयनिष्ठ बिंदुओं के बीच जुड़ा होता है। अतः सभी प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर समान रहता है। देखिए ए और बी, यहाँ पे 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ ना, सभी प्रतिरोधों के बीच का जो विभवांतर वो समान है। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है यहाँ पे फिगर आप लोगों को बना लेना है। फिगर बनाने के बाद आप लोगों को इसके नीचे जस्ट लिखना है, क्या लिखेंगे कि माना R1, R2, R3 3 प्रतिरोधों को बिंदु ए और बी के बीच समांतर क्रम में जोड़ा गया है, वही चीज़ है। माना
R1 R2 R3 में धाराओं का मान क्रमशः I1 I2 और I3 है। 2 ओम के नियम के अनुसार I1 बराबर V अपन R1, I2 बराबर V अपन R2, I3 बराबर V अपन R3। कह रहा है कि तीनों प्रतिरोध में अलग अलग धारा बह रही है। पहला प्रतिरोध में I1 धारा, दूसरा प्रतिरोध में I2 धारा और तीसरा प्रतिरोध में I3 धारा बह रही है। तो ओम के नियम क्या कहता है कि धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध, यही तो होता है। तो तीनों का अलग अलग निकल गया उसके नियम से। जहाँ V जो है बिंदु A और B के बीच विभवांतर है, यदि बिंदु A अथवा B पर आने वाली जो कुल धारा का मान अगर I हो, तो कुल धारा का मान अगर I है तो ये तीनों धाराओं की योग के बराबर होगा। और यहाँ पे आपका V1 बटा R1, V1 R2, V1 अपन R3 होगा इसके अनुसार। ठीक है, अगर V यहाँ से काम में ले लूँ तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 अपन R3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक हो गया ना। तो कुछ लाइन और यहाँ पे लिखना पड़ेगा सूत्र स्थापित करने के लिए। यहाँ तक हो गया, फिर देखिए आगे क्या लिखेंगे। यहाँ तक देखिए हो गया, फिर लिखेंगे यदि बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध R हो तो ओम के नियम के अनुसार हम क्या कहेंगे, I अपन V अपन क्या। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का मान रखने पर, मतलब समीकरण 1 में इस 2 का मान रख देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपका I रहेगा वहाँ पे VR रख देंगे। तो यहाँ पे I के बराबर ये वैल्यू उठाना था, I की जगह हमने VR रख लिया। और बाकी ये सब ऐसे V से V काट दूंगा तो 1 बटे R बराबर इतना बच जाएगा। यही सूत्र स्थापित करना है कि जब अगर प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध यह होता है 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 होता है। ठीक है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य जो प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम की योग के क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल। ठीक है, तो प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसको तैयार करके ही आपको पहुँचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये वाला प्रश्न आपको पूरा दीर्घोत्तरी में प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए। 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 6 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले एंटी डालेंगे रासायनिक अभिक्रिया और लिखेंगे कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल में कि मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनती है और इस अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थी, रासायनिक अभिक्रिया क्या है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाए, जैसे EMG मैग्नीशियम है और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो 2 अभिकारक आपस में जुड़कर एक नया उत्पाद बनाता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए। यह मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला संयोजन। देखिए संयोजन अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं, तो भूलिएगा मत। एग्जाम में संकलन अभिक्रिया भी दे देता है, संयोजन अभिक्रिया भी दे देगा। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया। तो लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या करा है कि संयोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थ अणु परस्पर जुड़कर केवल एक ही प्रकार के पदार्थ के अणु बनाते हैं। जैसे में देखिए ये सोडियम जो कि आपका धातु है, क्लोरीन भी आपका धातु है। तो कह रहा है कि सोडियम धातु क्लोरीन में जलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। जैसे आपका सोडियम और क्लोरीन, ये जो 2 पदार्थ है आपस में जुड़कर एक ही उत्पाद बना रहा है। देखिए सोडियम अलग है, क्लोरीन अलग है, 2 अलग पदार्थ आपस में मिलकर सिर्फ सोडियम क्लोराइड जो कि एक ही पदार्थ है उसको बना रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे संकलन या आप लोगों का संयोजन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया। क्या कहता है वियोजन अभिक्रिया? कि वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक अपने अवयवी तत्वों अथवा छोटे छोटे सरल यौगिकों में वियोजित हो जाता है। यह अभिक्रिया उष्मा, प्रकाश अथवा विद्युत धारा उस द्वारा संपन्न होता है। कह रहा है कि कोई एक पदार्थ अगर वियोजित होकर 2 अलग अलग उत्पादों में टूट जाए, जैसे यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है और कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा से हम लोग अपघटन कराने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। तो एक ही पदार्थ को अगर हमने अभिक्रिया करा तो 2 अलग अलग उत्पादों में टूट गया तो हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तीसरा आपका है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? विस्थापन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह मूलक आ जाता है। ठीक है, उसे विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आयरन है और एक कॉपर सल्फेट, तो आयरन और कॉपर सल्फेट में तो देखिए इसमें विस्थापन में क्या, प्रतिस्थापन अभिक्रिया में एक ही रूल चलता है कि अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील तत्वों को अलग कर देता है। जैसे Fe लोहा है तो लोहा जो है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, तो कॉपर को देखिए अलग कर दिया यहाँ पे, और सल्फेट के साथ ये अपना जुट के अपना यौगिक बना लिया फेरस सल्फेट। ठीक है, तो विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया समझा गया आप लोगों को ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला आप लोगों का है आपका, ये देखिए अब तो मिट गया यहाँ पे, ये आपका उभय है, उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, उभय देखिए उभय मैं पढ़ देता हूँ। उभय प्रतिस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कह रहा है जिस रासायनिक अभिक्रिया में यौगिकों के आयनों अथवा घटकों की अदला बदली हो जाती है
तथा नए यौगिक बनते हैं वो उभय प्रतिस्थापन विक्रिया कहलाती है। और यह विक्रिया यौगिकों के विलयनों के मध्य होती है। जैसे बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट, यहाँ से एक यौगिक और इसके यौगिक के साथ देखिए बेरियम यहाँ से यहाँ पे सल्फेट मिलकर बेरियम सल्फेट बना दिया है, और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे सोडियम बच गया, तो देखिए सोडियम क्लोराइड बन गया यहाँ से मिलकर। उसे बोलते हैं द्विविस्थापन विक्रिया या उभय प्रतिस्थापन विक्रिया। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन, इसको तो किसी कीमत पे आप लोगों को तैयार करके ही आपको एग्जाम में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो दीर्घोत्तरीय है, कुछ लघुत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में जरूर से देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि आनुवंशिकता से आप क्या समझते हैं और इसके जन्मदाता कौन थे और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। ठीक है तो हेडिंग सबसे पहले हम लोग डालेंगे आनुवंशिकता एवं वंशागति। सबसे पहले जानेंगे कि आनुवंशिकता है क्या। ठीक है तो देखिए लिखेंगे कि वे लक्षण जो जनक से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं, और इन लक्षणों की जो वंशागति को आनुवंशिकता कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के माता पिता से संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचने की विधियों तथा आनुवंशिक लक्षणों की उपस्थिति एवं विभिन्नताओं के कारण का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकीय कहलाती है। और ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता के जनक कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो ऐसे प्रश्न है कि जरूर आपको देखने को मिलेगा, इसको तैयार करके आपको जाना है। फिर है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अगर आकाश साफ है तो उसका रंग नीला क्यों होता है, ये पूछ रहा है। तो नीले और बैगनी रंग के प्रकाश का जो परिकिरण होता है वो अन्य रंगों से सबसे अधिक होने के कारण नीला तथा बैंगनी प्रकाश के चारों ओर फैल जाता है, और जिसका मिश्र रंग क्या होता है, नीला होता है, अतः आकाश हमें नीले रंग का दिखाई देता है। सिंपल आप जवाब दे देंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करके जाइएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला प्रश्न है कि आँख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आँख की समंजन क्षमता क्या लिखेंगे कि निकट स्थित वस्तुओं का रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। सिंपल। ठीक है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेत्र की समंजन क्षमता क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि तेल व वसायुक्त खाद्य पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर विकृत गंधिता उत्पन्न करते हैं, जबकि नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता। अतः चिप्स आदि बनाने वाले चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर वायुरोधी कर देती है, ताकि थैली में कोई भी ऑक्सीजन न हो और खाद्य सामग्री का ऑक्सीकरण न हो सके। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि इसका मतलब यह है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। जैसे अब आप चिप्स वगैरह की पैकेट वगैरह देखते हैं तो पैकेट में नाइट्रोजन गैस ही भरा होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस उसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है तो ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया करके उसके रंग और गंध को चेंज कर देता है। ठीक है इसीलिए उस पैकेटों में हम लोग नाइट्रोजन गैस भरते हैं। ठीक है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक जो नाम है वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसके अणु सूत्र दो होते हैं, एक तो आपका कैल्शियम सल्फेट CaSO4 हाफ H2O होता है, या तो आप कह सकते हैं CaSO4 कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O। ठीक है इसको दो प्रकार से डिनोट किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यह वाला प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए। पूछता है कि प्रकाश के अपवर्तन संबंधी स्नेल के नियम को लिखिए तथा समझाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी उत्तर कैसे लिखेंगे कि आपतन कोण की ज्या साइन I व अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात किन्हीं दो माध्यमों के लिए नियतांक होता है, जिसे दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है तो देखिए दूसरे माध्यम का सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक साइन I अपन साइन R जो नियतांक के बराबर होता है, और इस नियम को यंग-स्नेल का नियम कहते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों होप क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न जो कि तैयार करके जाना आपको है कि हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है और इसका मुख्य कार्य बताइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है तो देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखेंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित रंगायुक्त लाल रंग ग्लोब्यूलर प्रोटीन अणु है। हीमोग्लोबिन श्वसन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्राणियों में श्वसन क्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है।
कोशिकाओं में ऑक्सीमोग्लोबिन विघटित होकर ऑक्सीश्वसन के लिए ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है और इस प्रकार हीमोग्लोबिन प्राणियों के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन का कार्य करती है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, मैंने सब कुछ बता रखा है, जरूर से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न यह है कि रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में है कि रुधिर और लसिका में अंतर। हेडिंग आपको डालना है, एक साइड आपको रुधिर डालना है ब्लड, एक साइड लसिका जो कि लाइम्स डाल देना है। तो देखिए रुधिर क्या होता है, पहला पॉइंट लिखना है कि यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी उत्तक है, और लसिका तो यह रंगहीन तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर में दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है, और दूसरा कि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। तीसरा इसमें लिखेंगे कि रुधिर में प्रोटीन्स अधिक मात्रा में पाई जाती है, और इसमें लिखेंगे कि लसिका में प्रोटीन्स अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। चौथा है रुधिर में, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ कम मात्रा में होते हैं, और इसमें है चौथा है कि लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड तथा वज्र पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। पांचवा है कि इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, किसमें, रुधिर में, और लसिका में किसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है, कि रुधिर और लसिका में अंतर क्या है। अगला प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित कीजिए। पूछेगा कि धमनी तथा शिरा को परिभाषित, धमनी क्या है, शिरा क्या है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखेंगे कि रुधिर परिसंचरण के लिए हृदय एक पंप के समान कार्य करके जिन वाहिनियों में रुधिर को भेजता है उन्हें धमनियाँ कहते हैं, और धमनियाँ ऊतकों में पहुँचकर कोशिकाओं में बढ़ जाती हैं और तथा बाद में एकत्रित होकर शिराओं का निर्माण करती हैं, और शिराएं रुधिर को वापस हृदय में लाती हैं, ठीक है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को तो आपको किसी कीमत पे ही तैयार करके पहुंचने पड़ेंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अगला प्रश्न आपको है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुकेगी अथवा अविलंब से दूर हटेगी, बताइए क्यों, ऐसा क्यों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि यदि वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो यह अविलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने पर इसका जो वेग है कम हो जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, क्लियर हो गया ना आप लोगों को ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या लिखेंगे आप, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, दो उभयधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण देना है। तो लिखेंगे वे धातु ऑक्साइड जो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय लवण भी प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अम्ल तथा क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण पे जैसे आप देख सकते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया। हमसे उदाहरण भी पूछा था, उदाहरण में हमने बता दिया है, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। 2 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, सिंपल आप जवाब दे पाओगे कि प्रश्न में उल्लेखित कथन का अभिप्राय यह है कि हीरे का जो प्रकाशिक घनत्व बहुत अधिक है, जिसके कारण प्रकाश की चाल इसमें क्या होगी, बहुत धीमी होगी। सिंपल, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, कोई भी डाउट आपको इसमें नहीं होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न यह है कि देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर की छड़ को अगर सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में डालने पर कुछ समय बाद विलेन का रंग नीला हो जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर समझाइए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे इसका उत्तर लिखेंगे कि सक्रियता श्रेणी में कॉपर जो है सिल्वर से पहले ऊपर स्थित है, तथा इस श्रेणी में पहले आने वाले जो धातु होता है ना वो अधिक क्रियाशील, बाद में आने वाले जो धातु होता है वो कम क्रियाशील होता है, तो उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देता है, क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील होगा तो उसके लवण को विस्थापित कर ही देगा। अतः कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को विस्थापित करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है, और इस प्रकार विलयन में कॉपर की आयनों की उपस्थिति हो जाता है, मतलब कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेकर धनायन बना देता है, और इसके जिसके लिए रंग का कारण जो होता है, विलेन का रंग भी नीला हो जाता है, ठीक है। देखिए ये आपका त्याग कर लेता नहीं, जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वो प्लस चार्ज लेता है, इलेक्ट्रॉन त्याग कर 2 धनायन बना लेता है। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा, कॉपर है, एक सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। ये देखिए रंगहीन है, ये नीला हो गया है,
ठीक है। तो यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर से आप इस प्रश्न को तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न बात करेंगे तो देखिए अगला प्रश्न ये है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि साबुन की सफाई प्रक्रिया को मिशेल अवधारणा के आधार पर समझाइए और साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रिया विधि समझाइए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जरूर जाइएगा, जरूर से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कैसे उत्तर लिखेंगे कि साबुन की सफाई क्रिया विधि, पहले तो हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि साबुन के अणु जो है और श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का जो अणु है 2 सिरों वाला होता है जिसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन भाग जो है तेल मैल में घुलता है, जबकि आयनिक भाग जो होता है वो जल में घुलता है। और जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के जो अणु होते हैं वो मिशेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ साबुन के जो अणु का एक सिरा तेलीय कण की ओर तथा आयनिक सिरा जो होता है वो बाहर की ओर होता है। इसमें पानी में इमल्सन बनता है और इस प्रकार साबुन का जो मिशेल मैल को पानी में घोलने में मदद करता है और हमारे जो कपड़े होते हैं उस प्रकार क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन क्वेश्चन को थोड़ा सा भी इग्नोर नहीं करना है, इसको आपको तैयार करके ही आपको बोर्ड एग्जाम में पहुँचना है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, जितना प्रश्न आज की वीडियो हमने डिस्कस किया इस प्रश्न को तो आपको तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।